नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस उपकरण के बारे में जानने वाले हैं, जिस इक्विपमेंट के बारे में जानने वाले हैं, वो है मेगर। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही मेगर बोला जाता है या फिर इसका एक और नाम है जो कि है इंसुलेशन टेस्टर। ये क्या काम आता है, इसे कहाँ यूज़ किया जाता है और किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ इसे आज हम खोल करके देखने वाले हैं, ये अंदर से कैसा होता है और इसके साथ साथ ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट इसके अंदर लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेगर है यानी इंसुलेशन टेस्टर है, असल में रेजिस्टेंस ही चेक करता है। जैसे कि ओम मीटर होता है, उसी की तरह ये कार्य करता है, परंतु इसका कार्य करने का तरीका कुछ अलग है। तो दोस्तों, ये सब जो मीटर है, जैसे कि ये डिजिटल मीटर है, ये एनालॉग मल्टीमीटर है। तो दोस्तों, ये सब जो मीटर है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तो माप सकते हैं, परंतु इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं माप सकते जितना ये रेजिस्टेंस माप सकता है। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस मापता है उसकी वैल्यू मेगा ओम में होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा M लिखा हुआ है और ओम का चिन्ह भी यहाँ पर है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस मापता है वो मेगा ओम में होते हैं। दोस्तों, चूंकि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस चेक करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये 500 वोल्ट तक रखा जाता है। और भी बहुत से मेगर आते हैं, 1000 वोल्ट तक के मेगर आते हैं, 2000 वोल्ट तक के भी मेगर आते हैं, जिससे हम और भी ज़्यादा मेगा ओम में रेजिस्टेंस माप सकते हैं। तो दोस्तों, मेगा ओम में तो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इंसुलेशन ही होते हैं। इंसुलेशन मीन्स, जैसे कि आप ये वायर देख रहे हैं, ये जो वायर है, इसके वायर की जो ऊपर की रबर की परत है, ये इंसुलेशन है। यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसी हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है मेगर या इंसुलेशन टेस्टर। तो दोस्तों, दरअसल ये एक डीसी शंट जनरेटर होता है। थ्योरी के हिसाब से इसमें एक डीसी शंट जनरेटर लगा हुआ होता है और ये इसका एक हैंडल होता है, और ये जो हैंडल है अंदर गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है। और जब हम इसे घुमाते हैं तो अंदर का जो डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज उत्पन्न करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और ये जो वोल्टेज है इन टर्मिनल द्वारा बाहर की ओर आती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इन टर्मिनल द्वारा, दो टर्मिनल इसके अंदर होते हैं, एक तो अर्थ का होता है और दूसरा लाइन का होता है। दोस्तों, ये जो मेगर है दरअसल 500 वोल्ट का मेगर है। ये 500 वोल्ट जनरेट करता है। जब हम इस हैंडल को घुमाएंगे तो ये 500 वोल्ट तक इनके सिरों पर जनरेट करता है। तो दोस्तों, इससे इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारा हाथ टच ना हो जाए। अगर दोस्तों हमारा हाथ टच हो जाता है तो हमें झटका लग सकता है। तो आइए इसे हम देख लेते हैं कि ये मेगर वास्तव में कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने इसे सेट कर दिया है, तो ये देख सकते हैं आप। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हम इसे तेज़ घुमाएंगे उतना ही ये ज़्यादा वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज बनाएगा। तो चलिए इससे हम कुछ चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने एक वायर को लकड़ी के टुकड़े पर लपेटा है। अब इस वायर का इस लकड़ी के टुकड़े के साथ कितना रेजिस्टेंस है, कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ये हम चेक करेंगे। दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है आम मल्टीमीटर चेक नहीं कर पाते। जैसे कि पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये जो मल्टीमीटर है, इसी मल्टीमीटर द्वारा हम इसकी वैल्यू को मेगा ओम में सेट करते हैं। 2000 के लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मेगा ओम। तो इससे जब हम इसे चेक करेंगे तो ये इसे चेक नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये जो वायर है, एक इस वायर का और इस लकड़ी के साथ कितना रेजिस्टेंस है, तो ये जो मल्टीमीटर है चेक नहीं कर पाता है। और इसी तरह से बहुत से मल्टीमीटर या ओम मीटर इतने हाई रेजिस्टेंस को चेक नहीं कर पाते, और उस जगह पर काम आता है हमारा ये मेगर इंसुलेशन टेस्टर। तो चलिए अब हम इससे चेक करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है। तो एक वायर को हमने इस पे लगा दिया है, और जो दूसरी वायर है हम उसे लकड़ी पर लगाएंगे, लकड़ी के टुकड़े पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये वायर जो है
लकड़ी के टुकड़े पर लपेट दी गई है और एक वायर लकड़ी के टुकड़े पर और दूसरी इस वायर पर। तो चलिए अब हम मेगर के हैंडल को घुमा करके देखते हैं कि ये इसका कितना रेजिस्टेंस बताता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सुई के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये मेगर कहाँ काम आता है। अभी आप लोग फिर से देख लीजिए। जैसे ही मैं इसे राउंड देता हूँ तो ये जो हमारी निडल है लगभग 20 मेगा ओम के पास आ रही है, यानी कि इस वायर का इस लकड़ी के साथ जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 20 मेगा ओम है। इसी कारण ये जो मल्टीमीटर था इसे चेक नहीं कर पाया, क्योंकि इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस था वो 20 मेगा ओम के आसपास था। इसका मतलब है कि ये जो लकड़ी है इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम है, इसमें करंट आ सकता है। तो इसी तरह का रेजिस्टेंस हम चेक करने के लिए इस इंसुलेशन टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें वाइडिंग को भी चेक कर लिया जाता है कि जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये वाइडिंग इसकी कोर के साथ शॉर्ट है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए भी मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले इस वाइडिंग की एक वायर के साथ हमें मेगर की एक वायर को लगा देना है। ये लीजिए, हमने इसके साथ एक वायर लगा दी है और जो दूसरी वायर है वो हमें बॉडी के साथ कहीं भी लगानी है। तो मैं इसे इसके साथ लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा ये जो नीडल है हल्की सी ऊपर आई, परंतु वापस वही 0 पर जा चुकी है। फिर से एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा इसकी सुई के अंदर कोई खास डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं किसी मोटर का वाइंडिंग का। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेगर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। मोटर की वाइंडिंग को टेस्ट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और वायर का इंसुलेशन चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ बहुत से स्थानों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापना होता है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आजकल बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स मेगर आ चुके हैं जिसमें कि डिजिटल फॉर्म में वैल्यू हमें दिखाई पड़ती है, किसी तरह का कोई भी हैंडल नहीं होता। ये जो मेगर है दरअसल डिजिटल नहीं है, एनालॉग मेगर है। अब हम इस मेगर को खोल करके देखते हैं कि किस तरह का इसके अंदर जनरेटर होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे खोल लिया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो वायर्स है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये बाहर के टर्मिनल है, जहाँ पर बाहर वोल्टेज जाती है वो टर्मिनल है। ये इसका स्केल है और ये इसकी निडल, ये सब आपको पता ही है। और इसके बाद में ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, दरअसल मैं अभी इसे हटा लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका गियर बॉक्स है, ये इसका गियर बॉक्स है और इसे घुमाने पर ये गियर काम करते हैं। दरअसल ये जो गियर है इसके अंदर जो जनरेटर लगा हुआ है, ये जो है ये इसका जनरेटर है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए है, उसके आरपीएम बढ़ाने के लिए है। जब हम इसको नॉर्मली धीरे धीरे भी घुमाते हैं तो ये जो जनरेटर है ऑटोमेटिकली तेज़ घूमता है इन गियर बॉक्सेस के कारण। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़रा इसमें ध्यान दीजिए, ये जो जनरेटर लगा हुआ है दरअसल डीसी शंट जनरेटर नहीं है, ये एक परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर है। आप लोग देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शंट जनरेटर नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये इसकी कॉइल है, ये इसकी वाइंडिंग है जो कि बहुत ही पतले तारों से और अधिक टर्न वाली होती है। इसकी वाइंडिंग है और इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी कोर है और इसके अंदर कोई भी वाइंडिंग नहीं है। इसके अंदर जो है वो परमानेंट मैग्नेट का सिस्टम है, यानी कि एक परमानेंट मैग्नेट है। जैसे कि आपने कूलर का पंप देखा होगा, कूलर का जो पानी वाला पंप होता है, सेम टू सेम उसी तरह का जनरेटर इसके अंदर लगा हुआ है। कूलर का जो पंप होता है वो मोटर भी होता है और एज ए जनरेटर भी कार्य कर सकता है। तो सेम टू सेम वही मैकेनिज्म इसमें लगाया गया है। ये एक तरह का एसी जनरेटर है, परमानेंट मैग्नेट।
क्योंकि दोस्तों अगर ये शंट जनरेटर होता तो इसके रोटर पर भी वाइंडिंग होती और फील्ड वाइंडिंग भी होती। तो इसका जो रोटर है, इसमें जो रोटर है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की वाइंडिंग नहीं है। अभी आपको थोड़ा और इसे खोल करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये इसका स्टेटर है और इसी स्टेटर पर ये वाइंडिंग की गई है और ये एक इसकी परमानेंट मैग्नेट है। जिस तरह से कूलर की जो मोटर होती है, जो पंप होता है पानी वाला, ये आप लोग देख सकते हैं। इसे ये देख लीजिए, ये एक मैग्नेट है और ये जो मैग्नेट है इसके अंदर मूव करती है और जब ये मैग्नेट इसके अंदर मूव करेगी तो इस वाइंडिंग के अंदर एसी ही उत्पन्न होगी, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कम्यूटेटर नहीं लगा हुआ जो कि एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है। तो इस वाइंडिंग के अंदर हमेशा और हमेशा एसी ही उत्पन्न होगी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डीसी जनरेटर नहीं है। हाँ दोस्तों, थ्योरी के हिसाब से अगर पूछे तो इसके अंदर डीसी शंट जनरेटर ही होता है, होना चाहिए। हो सकता है कि इससे ओल्ड मॉडल वालों में डीसी जनरेटर होता हो, पर इसमें तो परमानेंट मैग्नेट वाली एसी मोटर ही है। तो दोस्तों इसी कारण इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड दिया गया है। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं 1 2 3 4 डायोड लगे हुए हैं, ताकि दोस्तों इसमें से जो एसी बन रही है उस एसी को डीसी में चेंज किया जा सके। इसलिए यहाँ पर इस मदरबोर्ड में 4 डायोड लगाए गए हैं और उन्हें फ़िल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर भी यहाँ पर लगाए गए हैं और करंट का मान कम करने के लिए कुछ इस तरह के रेजिस्टेंस इसमें लगा दिए गए हैं ताकि करंट कम मिले। क्योंकि दोस्तों करंट हमें कम ही चाहिए, अगर ज़्यादा करंट होगा तो इससे बहुत तगड़ा झटका लग सकता है, बाई चांस दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसमें करंट कम रखा जाता है। इसीलिए इसके अंदर ये मदरबोर्ड है ताकि एसी को डीसी में हमें चेंज करना है। अगर दोस्तों इसमें वास्तव में डीसी जनरेटर होता तो इस मदरबोर्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसके अंदर डीसी शंट जनरेटर नहीं बल्कि एसी परमानेंट मैग्नेट मोटर है। और ये आप लोग देख लीजिए, ये इसका स्केल है, इसका जो कनेक्शन है इसके स्केल पर जाता है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके स्केल के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें कि बहुत से प्रकार के टॉर्क होते हैं और उनके टॉर्क के बारे में और फैक्टर के बारे में प्रैक्टिकल वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस तरह का कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों ये इसमें देख लीजिए, ये एक प्रीसेट लगा हुआ है जो कि इसके कैलिब्रेशन के लिए है और यहाँ पर ये प्रीसेट है जो कि सुई की पोजीशन को सही करने के लिए है। इसे हम सही कर देते हैं तो ये बिल्कुल अभी सही अवस्था में है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।